तो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस सेशन में। मेरा नाम गौतम त्रिपाठी है और मैं एक मोदी केयर एडवाइजर हूं। मैं आज आप सभी के बीच लेके आया हूं एक स्पेशल सेशन जिसमें आप जानेंगे रियल सक्सेस स्टोरी, रियल स्ट्रगल ऑफ मोदी केयर बिजनेस। मैं आज आपसे मिलवाने वाला हूं मोदी केयर के एक सफल लीडर जिन्होंने मोदी केयर से न केवल अपनी जिंदगी बदली है बल्कि हजारों लोगों की जीवन में भी परिवर्तन लाए हैं और लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सर को बुलवाने से पहले मैं सर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि सर इस मोदी केयर बिजनेस में हाईएस्ट टाइटल अचीवर हैं। मर्सिडीज ई क्लास से चलते हैं और 4 करोड़ के घर में रहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्थित है। तो आइए हम सभी लोग मिलते हैं ऐसी शख्सियत से और जानते हैं कि सर ने क्या मोदी के बिजनेस में पाया, क्या स्ट्रगल किया। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर जयप्रकाश दुबे सर का। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज आपसे हमारी बातचीत हो रही है। तो बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद सर आपका आपका। भी। और आपका आपका मैं सर दिल से ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूंगा कि आप मेरे सेशन में आए और अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेशन को सर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल मैं सर ये आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आपकी जर्नी थी मोदी केयर में वो कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या बैकग्राउंड था जब आपने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैं बता दूं, नाम तो आपने बता ही दिया और पता भी बता दिया मेरा। तो मैं बता दूं कि एजुकेशन के बाद एक्चुअली बनारस में एक कॉलेज है, आपने नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश का पहला ऑटोनॉमस कॉलेज है, उदय प्रताप कॉलेज। तो मैंने जी जी जी। अपना एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन एम.कॉम वहां से 97 में पूरा किया। और हालांकि मैं उसके आगे भी पढ़ना चाहता था, मेरा काफी मन था एमबीए करने का, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से घर वालों ने जवाब दे दिया कि नहीं, अब हम आगे पढ़ाई नहीं करा पाएंगे और घर में पैसों की जरूरत है, लिहाजा आप बाहर निकलिए और कुछ काम धंधा करिए और घर में घर की जरूरतों के लिए कुछ पैसा कमाइए। तो मेरी पढ़ाई वहीं पे ब्रेक हो गई 97 में ही एम काम करने के बाद। और 98 में मैं फरीदाबाद चला गया और वहां पे मैं इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्री में एज ए स्टोर कीपर बतौर ज्वाइन किया। और वहां पे मैंने नौकरी शुरू की। तकरीबन 8 महीने मैंने वहां पे नौकरी की। लेकिन उस नौकरी के दौरान मुझे बार बार अंदर से ये आवाज आती थी कि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं घर वालों के दबाव में कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि घर में एक शादी पड़ी और मुझे पता लगा, मुझे भी बात हुई मेरी घर वालों से। मैं उस शादी में घर आया और फिर मैं दोबारा वहां नहीं गया। जब घर वालों ने कहा कि क्यों नहीं जा रहे हो, क्या बात है, तो मैंने कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो घर वालों ने कहा कि नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे। फिर मैं आपको बता दूं, उस समय में 98 में मुझे 2,500 रुपये मिलते थे वहां पे बतौर स्टोर कीपर। और मेरे ख्याल से 2,500 रुपये उस समय काफी अच्छी रकम हुआ करती थी, क्योंकि मैं ये देखता था कि जो लोग पॉलिटेक्निक करके या बीटेक करके आ रहे हैं वो भी 2,000 3,000 ही शुरुआत में पा रहे थे। लेकिन मुझे अंदर से अलाउ नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। तो मैंने मना कर दिया। और फिर घर वालों ने कहा कि अगर कुछ काम धंधा नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा। तो मैंने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा, कोचिंग पढ़ा लूंगा, लेकिन मैं नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन कोचिंग ये सब करना पढ़ाना शुरू किया। और इस तरीके से 2 साल 3 साल और निकल गए। और धीरे धीरे जो मैं सोच के चल रहा था कि मैं कुछ अच्छा कर लूंगा, मैं कुछ बड़ा कर लूंगा लाइफ में, कुछ डिफरेंट कर लूंगा, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो धीरे धीरे मैं एक तरह से डिप्रेशन में जा रहा था। और मुझे ये लग रहा था कि मैंने नौकरी छोड़ के गलती की और अब शायद मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। पढ़ाई छूटे हुए भी 4 5 साल हो गए। और जो उस समय चूंकि मोबाइल फोन वगैरह नहीं हुआ करता, तो मेरे दोस्त मित्रों से भी मेरा कोई संपर्क नहीं रह गया था। कुछ दोस्त मित्र मेरे कहीं सेट हो गए थे, कुछ अपनी अपनी दुनिया में चले गए थे। मैं एक प्रकार से एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। और धीरे धीरे जब ये डिप्रेशन बढ़ा तो मैंने घर में अपने आप को कैद कर लिया। मैं बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं लोगों को फेस करने से डरने लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि जब लोग पूछेंगे कि आजकल क्या कर रहे हो, क्योंकि जब भी कभी किसी से मिलिए और कुछ दिन के बाद मिलिए तो पहला सवाल यही होता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कर क्या रहे हो। और मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं इस सवाल से बचने के लिए मैं लोगों से ही बचने लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई मुझे कोई 2 थप्पड़ मार ले लेकिन ये सवाल ना पूछे कि क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चला गया था और इस तरीके से तकरीबन 4 5 साल बीत गए। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जो अपलाइन है वो मेरे मामा के लड़के भी हैं और हमारे हम उम्र ही हैं। और हम लोग साथ में बहुत रहे हैं, बचपन में रहे हैं, पढ़ाई के दौरान रहे हैं। चूंकि ननिहाल में मैं बहुत रहा हूँ, तो हमारा काफी अच्छा उनके साथ बनता था, काफी क्लोजनेस थी हम लोगों में। तो वो एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं एक बिजनेस शुरू किया हूँ और आओ तुम भी इस बिजनेस में और चलो मिलकर करते हैं। जब बिजनेस की बात आती है तो पहले ही दिमाग में आ जाता है कि बिजनेस मतलब पैसा लगा। हम तो जानते नहीं थे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मोदी केयर क्या है, या इस तरीके का कोई बिजनेस होता है जहां बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे के भी बिजनेस हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं बिजनेस कैसे करूं। उन्होंने कहा कि इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता, इसमें एक नॉमिनल रकम से आप एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट आपको यूज करने होते हैं और लोगों से बात करने होते हैं। तो मैंने कहा कि देखो, प्रोडक्ट जो घर में आता है वो मेरी मर्जी से आता नहीं, वो घर वालों की मर्जी से आता है, क्योंकि जो पैसा कमाता है वही खर्च करता है। और दूसरी बात सही यह है बात। कि लोगों से बात करने वाली बात, तो अब मेरे दोस्त मित्र भी मेरे संपर्क में नहीं है और मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ बाहर, तो मैं किससे बात करूंगा और मैं कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। चूंकि रिलेशन वाली बात थी, उनके कहने पर मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा। और इस तरीके से समय बीत रहा था। और एक दिन क्या हुआ कि उनके बहुत जोर देने पर, बार बार कहते थे कि तुम मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओगे, देखोगे तो सारा रास्ता बनेगा। उनके बार बार कहने पर
मैं एक मीटिंग में गया और उस मीटिंग में जाने के बाद मेरी आंखें खुली और मेरी वहां से जर्नी स्टार्ट। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय और अपना बैकग्राउंड बताने के लिए सर, कि कहाँ से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जब आप स्ट्रगल फेज में थे, जब बेरोजगार थे, तब आपने इस बिजनेस को एज ए अपॉर्चुनिटी गेन किया। तो अगला सवाल सर ये है मेरा कि वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं, मोदी केयर से जीवन बदल सकता है, ये मेरा जीवन टोटली बदल सकता है। वो कौन सा ऐसा मोमेंट बिल्कुल था जब वही आपको? वही क्षण था जब मैं उस मीटिंग में गया। तो मैं प्रेशर में था, उनके बार बार कहने पर गया था, एक प्रकार से अपनी जान बचाने के लिए गया था। लेकिन जब मैं उस मीटिंग में गया, और मैं बता दूं कि वो मीटिंग वाराणसी कैंट स्टेशन के सामने एक होटल है, होटल प्लाजा इन, उसमें थी। तकरीबन 250-300 लोग उस मीटिंग में थे, और मैं भी गया और मैं भी सबसे पीछे जाके बैठा। और मैंने देखा कि वहां कुछ जो है बोर्ड पे प्रेजेंट किया जा रहा था। अब जो प्रेजेंट किया जा रहा था मुझे वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ लोग एज ए सक्सेसफुल पर्सन अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए, अपना टेस्टिमोनियल देने के लिए स्टेज पे गए, जो कि 10-12 लोग थे। और मैंने देखा कि उसमें से कोई इंटर कॉलेज में लेक्चरर है, कोई गवर्नमेंट में जेई है, एक डिप्टी सीएमओ थे वहां पे, जो हम लोग के भी अपलाइन में आते हैं, आज भी हैं। और इस तरीके से वो लोग भी थे जो गवर्नमेंट में एक प्रकार से ऑफिसर रैंक पे है या एक अच्छे जॉब में है। तो मुझे वहां पे बड़ा झटका लगा। मैंने कहा कि एक बेरोजगार आदमी ये सोचता है कि कहीं से मुझे जॉब मिल जाए, और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस बिजनेस में कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है, तभी तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब के साथ कर रहे हैं। मैंने वहां से कहा कि ठीक है, मैं इस बिजनेस को करूंगा। तो मैंने अपने अपलाइन से कहा कि क्या कोई लिटरेचर है इसके बारे में, कोई बुक है इसके बारे में जो इस बिजनेस के बारे में मुझे डिस्क्राइब करे, मुझे डिटेल दे। तो मेरे अपलाइन ने कहा कि हाँ बुक है, और उन्होंने मुझे एक बुक दिया। और आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उस बुक का नाम था, या है, अभी भी मिल जाएगी आपको, अनूठा बिजनेस इफ केस के साथ, ये उस बुक का नाम था। और जो उसका राइटर था वो था डग बीड। अब आप पूछेंगे ये डग बीड कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज बुश, उनका अच्छा। पर्सनल सेक्रेटरी था। तो जी ये जी। बात भी मुझे बहुत अंदर तक चुभी। मैंने कहा यार, हमारे आसपास अगर लोग, कोई गांव में प्रधान हो जाता है या कोई वार्ड का मेंबर हो जाता है, तो वो अपना कार्ड खड़ा करता है कि मैं तो बड़ा नेता हूं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का पीए होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के प्रेसिडेंट के पीए से भी बात नहीं करता। और वो सही व्यक्ति बात। नेटवर्क मार्केटिंग में था और डायमंड लेवल पे था, और उसने उस बुक को लिखा। तो मुझे उस बुक को पढ़ने के बाद जो बिजनेस समझ में आया वो तो आया ही आया। और सबसे बड़ी बात ये आई कि भले ही मैं इस बिजनेस को नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन कुछ इस बिजनेस में ऐसा है जो बड़े बड़े लोगों को भी अट्रैक्ट करता। तभी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का पीए भी इस बिजनेस को कर रहा है। और यहाँ पे मैंने देखा अपनी आंख के सामने कि गवर्नमेंट जॉब में इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं, जेई हैं, डिप्टी सीएमओ है, ऐसे लोग भी कर रहे हैं। तो भले ही मुझे ये बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इस बिजनेस में दम है और इस बिजनेस में पोटेंशियल है, और मैं इसको करूंगा। वहां से मैंने इस बिजनेस के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू किया, करना शुरू किया, आना जाना शुरू किया, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया। थैंक यू सर। जैसा सर कि सब लोग जानते हैं कि कोई भी सक्सेस स्टोरी हो, लोग सक्सेस पर्सन को तो देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस पर्सन के स्ट्रगल को नहीं देखते हैं कि उसने कितने स्ट्रगल किए होंगे ताकि वो सक्सेस हुआ। तो वो कौन कौन से चैलेंज थे सर जो आपने फेस किए इस मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करने में? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि उस समय हमारे पास क्या, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल ही नहीं था, इंटरनेट नहीं था। अब आज आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपके पास मोबाइल ना हो और इंटरनेट ना हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जीवन कैसा होगा। तो वो वाला जीवन था। आज तो कम से कम लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, भले ही उनके दिमाग में नेगेटिव फीडिंग हो, लेकिन उन्हें पता तो है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तब तो 90% लोगों को पता ही नहीं होता था। जब मैं किसी से इस बिजनेस प्लान को डिस्कस करता था, तो लोग कहते थे ये भी कोई बिजनेस करने का तरीका है क्या? मतलब उनको आश्चर्य जैसा लगता था। और तब ज्वाइनिंग के बदले में पैसे लिए जाते थे। बाद में आईडीएसए की जो है गाइडलाइन आई, और गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन आई 2016 में कि आप ज्वाइनिंग के बदले पैसे नहीं ले सकते थे, लेकिन उस समय तो ज्वाइनिंग के बदले पैसे भी लगते थे। तो लोगों को विश्वास दिलाना बहुत कठिन था। आज तो आपके पास तमाम प्रूफ है, प्रमाण है, यूट्यूब है, आप गूगल पे जाके बहुत चीजें सर्च करके अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को दिखा सकते हैं, सक्सेस स्टोरी दिखा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई फला है, ये है, और इन्होंने इस बिजनेस को किया है और आज ये अचीवमेंट है। लेकिन तब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रोडक्ट भी केवल 2-4 थे, उसमें से भी आधे काम के थे, आधे बिना काम के थे। लोगों को विश्वास दिलाना बहुत ही कठिन था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की तुलना में 100 गुना कठिन था। लेकिन अंदर से ये विश्वास था कि मैं सही रास्ते पे हूं, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूं, मैं कोई चिटफंड नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूं। मैं लोगों के भले के लिए, उनके जीवन को बनाने के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूं। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो एक दिन मेरा सपना भी अवश्य पूरा होगा। बस इस विश्वास पे मैं आगे बढ़ता गया। और मैं क्या, मेरे साथी जितने भी लोग थे, अपलाइन और मेरे डाउनलाइन, वो सब लोग इसी विश्वास पर आगे बढ़ते गए। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए शुरुआत में 2-4 साल, 5 साल लर्निंग फेज में स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। तो वो 2-4 साल, 5 साल हम लोगों का भी एक लर्निंग फेज था, एक स्ट्रगल पीरियड था।
उस समय हमारे पास जाने आने के भी साधन नहीं हुआ करते थे, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं हुआ करता था। किसी एक व्यक्ति को भी अगर समझाना है, बताना है, 25-50 किलोमीटर जाना है, तो वहां जाओ, अगला बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा पता नहीं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वापस आओ। तो अब तो अभी तो हम मोबाइल पे ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मोबाइल पे ही हम प्लान दिखा सकते हैं, मोबाइल पे ही हम क्लोजिंग कर सकते हैं, ज्वाइनिंग करा सकते हैं। लेकिन तब सारे काम मैनुअल हुआ करते थे। बनारस में ऑफिस नहीं होता था, इलाहाबाद ऑफिस था, और वहां से हम लोग की ज्वाइनिंग हुई। वहां से महीने में एक दिन गाड़ी आती थी, उसी गाड़ी में प्रोडक्ट हुआ करता था, उसी दिन मीटिंग होती थी, और उसी दिन जिसको प्रोडक्ट लेना है वो ले ले, और फिर 1 महीने बाद वो गाड़ी आएगी, और वहीं से हम लोग का जो ज्वाइनिंग फॉर्म होता था मैनुअली जमा होता था, फिर वो इलाहाबाद जाता था, और उसके बाद फिर वहां पे ज्वाइनिंग होती थी, और उसके बदले में किट आता था। महीनों महीनों लगते थे इस प्रोसेस। इसमें कोई शक नहीं है कि काफी कठिन था, लेकिन जो अंदर का विश्वास था वो काफी मजबूत था, और उसी विश्वास के बल पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। सैल्यूट है सर, सैल्यूट है। इस स्ट्रगल के बाद भी आप लोगों ने इस बिजनेस को में बने रहे और इस बिजनेस में लगे रहे। तो मेरे को नहीं लगता कि आज का कोई इस समय का कोई व्यक्ति इतनी कठिनाइयों के बाद भी इस बिजनेस में करे, क्योंकि आज तो बिजनेस करना बहुत ही आसान है, फिर भी लोग बहुत ही आसानी से क्विट कर देते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, एक बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि उस समय के जितने लोग थे, 99% लोग तो शहीद हो गए उसी समय, साल 2 साल 4 साल करके खत्म हो गए, उनका विश्वास टूट गया, वो हट गए, रास्ते से निकल गए, बाहर सिस्टम से क्विट कर गए। लेकिन जो टिक गए, जो रुक गए, वो आज लाखों में कमा रहे हैं। सही बात। तो अगर सर आपके सक्सेस का सीक्रेट अगर पूछा जाए कि क्या वो सीक्रेट था, वो कौन सा सिस्टम था जिसको आपने फॉलो किया ताकि आप सक्सेसफुल हो पाए? देखिए, किसी भी फील्ड में सक्सेस का जो सीक्रेट होता है वो लगभग एक ही होता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस पानी है, तो 2-3 चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ा काम समय तो लेता ही है। अगर आपको 2 कमरे का मकान बनवाना है, तो हो सकता है कि आप 1 महीने, 2 महीने या 4 महीने में बनवा लें। लेकिन अगर आपको एक खूबसूरत बिल्डिंग बनानी है, एक ऐतिहासिक इमारत बनानी है, कोई भव्य मंदिर बनाना है, कोई बड़ी ऐसी चीज बनानी है, तो सालों साल समय लगता है। तो चूंकि ये बड़ा काम है, ये बड़े सपनों को पूरा करने का प्लेटफॉर्म है, तो ये टाइम तो लेता है, और उतने टाइम तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आते हैं और 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना काम करते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि अरे बड़ा टफ है, ये है, वो है, और फिर वो क्विट कर जाते हैं। लेकिन बड़ी चीजें बड़े समय में ही निकल के सामने आती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि हैव ए पेशेंस, और एक बड़ा पेशेंस, क्योंकि आपको बड़ी चीज पानी है, तो पेशेंस भी बड़ा होना चाहिए। छोटा पाना होता तो छोटा पेशेंस रखना पड़ता, लेकिन चूंकि बड़ी चीज पानी है तो पेशेंस भी बड़ा रखना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह कि सिर्फ पेशेंस रखने से नहीं होगा, आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, बिना ये देखे, बिना ये जाने कि आप आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, कि आप सक्सेस हो रहे हैं कि फेल्योर हो रहे हैं। बिना ये जाने, बिना ये सोचे, बिना ये समझे, लगातार 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 करते रहना पड़ेगा। देखिए, आपका प्लेटफॉर्म चाहे जो हो, आपका सब्जेक्ट चाहे जो हो, लोग आपको देख के ज्वाइन करते हैं। और जब लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये आदमी बहुत जिद्दी है, ये आदमी सफलता के प्रति रिजिड है, ये आदमी बहुत कमिटेड है, ये आदमी बहुत पेशेंसफुल है, तब वो आपके साथ जुड़ते हैं, और वो आपकी जिद को देख के, आपके बड़े सपने को देख के, आपके कमिटमेंट लेवल को देख के आपके साथ न सिर्फ जुड़ते हैं, बल्कि टिके रहते हैं और बने रहते हैं। और जब ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। तो एक चीज तो ये कि आपको एक बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा कि उस पेशेंस के दौरान आपको लगातार काम करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव आएगा, जीवन में भी आता है, बिजनेस में भी आता है, तो ये सब चीजें होती रहेंगी, और आपको लगातार 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 करते रहना पड़ेगा। तीसरी जो बड़ी बात मैं कहता हूं, वो ये कहता हूं कि आपको अपनी सफलता को लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये बिजनेस पंप एंड शो का है। पंप एंड शो का मतलब यह है कि लगातार 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 पंप करते रहना, क्योंकि जब आप पंप करना बंद कर देते हैं तो पानी वापस नीचे चला जाता है। तो लगातार पंपिंग करना, पंप एंड शो, और ये दिखाना कि देखो मैं सफल हो रहा हूं, देखो मैं सफल हो रहा हूं। क्योंकि लोग सफलता देख के आते हैं। 4 साल 5 साल के स्ट्रगल के बाद जब मेरा पहला टूर, वर्ल्ड टूर अचीव हुआ 2007 में, और जनवरी 2008 में मैं पहले टूर पे गया, हांगकांग और मकाऊ के टूर पे, तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई। पहले तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। कई बार सुनने में ये भी आता था कि लोग कहते थे, आसपास के लोग कहते थे, कह रहे कहाँ वर्ल्ड टूर करने गया होगा, कहीं दिल्ली विल्ली घूम के आया होगा, ऐसा भी लोग बोलते थे। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। और मैं सच्ची बताऊं तो जब मैं पहले टूर के लिए क्वालिफाई हो गया और मैं टूर पे गया, तभी जाके मेरे घर वालों को भी विश्वास हुआ कि मैं कुछ सही काम कर रहा हूँ, कुछ ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। उसके पहले मेरे घर वाले भी यही सोच रहे थे कि समय बर्बाद कर रहा है, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है, फालतू काम कर रहा है, बेकार काम कर रहा है, मतलब इस तरीके मेरे घर वाले भी यही सब सोच रहे थे। तो आपको न सिर्फ पेशेंस रखना है, बल्कि लगातार काम करना है, और सक्सेस निकाल के लोगों को दिखाना है। तब जाके जो बिलीव लेवल बनता है, तब जाके जो आपकी इमेज बनती है लोगों के दिमाग में, तब जाके जो सिस्टम खड़ा होता है, फिर वो सिस्टम काम करता है, वो इमेज काम करती है, और फिर तब जाके लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और तब दिन दुना रात चौगुना आपका बिजनेस बढ़ता तो सर कौन कौन से वर्ल्ड टूर आपने किए, कितने वर्ल्ड टूर टोटल किए होंगे आपने मोदी केयर से? मैंने लगभग 16-17 वर्ल्ड टूर किए हैं, और काफी देश मैं घूम चुका हूँ, जिसमें से कि मुख्य रूप से थाईलैंड, मलेशिया तो मेरे ख्याल से 3-3 बार, 4-4 बार मैं गया हूँ। दुबई में 3 बार गया हूँ। इसके अलावा जो अच्छे जगहों में हांगकांग है, मकाऊ है, मास्को है, चाइना का एक शहर है,
वहां मैं गया था। और इस तरीके से एशिया के लगभग बहुत सारे कंट्रीज, जिसमें से 3 बार 4 बार बैंकॉक हो गया, दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मॉस्को हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, बहुत सारे कंट्रीज। और नेशनल टूर तो पूछिए ही मत, कितनी बार मैं शिमला, कितनी बार नैनीताल, कितनी बार गोवा, कितनी बार मसूरी गया होऊंगा, तो ये तो कोई गिनती नहीं है इसकी। तो अब सर जो आप अपनी लाइफ को अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं पहले की लाइफ से, तो क्या डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में? कि ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये जवाब आ रहा था मेरे मन में कि मैं इस मुद्दे पर आऊं, लेकिन आपने बहुत अच्छा पूछा। जब मैं अपने पिछले जीवन पे नजर डालता हूं, और मैं ये सोचता हूँ कि यार एक समय था जब मैं 2,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, या एक समय था जब मैं 2,000 रुपए की नौकरी ढूंढ रहा था, और आज जब मैं खड़े होकर स्टेज पर हजारों लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी बताता हूँ, या पैसा कमाने का तरीका बताता हूँ, या इस बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, मोटिवेशन देता हूँ, या ट्रेनिंग करता हूँ, तो मुझे लगता था कि कहाँ, मुझे लगता है कि कहाँ वो जीवन था, कहाँ ये जीवन है। तो जो सबसे बड़ा मेरा जो आप मतलब जानना चाहते हैं, जो चेंज आया है, वो मेरे थॉट प्रोसेस में आया। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता, कहाँ मैं 4 करोड़ के घर के बारे में सोचता, कहाँ मैं मर्सिडीज के बारे में सोचता, कहाँ मैं मॉस्को, दुबई, श्रीलंका, मलेशिया घूमने के बारे में सोचता, कहाँ मैं अपने बच्चों के बड़े भविष्य के बारे में सोच पाता। ये सब तो मैं कभी सोच ही नहीं पाता। मैं एमबीए करना चाहता था उस समय, 2 बार मैंने ट्राई किया, दोनों बार मेरा मैं क्वालिफाई कर गया था एंट्रेंस टेस्ट, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि इतना पैसा नहीं है कि मैं एमबीए करा सकूं। मेरा बहुत पढ़ने का मन था, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तब की छूटी हुई पढ़ाई को मैंने रीस्टार्ट किया, और 2017-18 में मैंने जाके फिर से फिलॉसफी से एमए किया। और अभी मेरी पीएचडी कंप्लीट होने वाली है अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा, मध्य प्रदेश से, फिलॉसफी से ही। तो मेरा मन था, शौक था, तो कहाँ मैं अपने शौक को पूरा कर पाता। अगर मैं एमबीए कर भी लिया होता तो हो सकता है मैं 25-50 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता, या अगर मैं 1,00,000-2,00,000 भी कमा रहा होता, तो मैं इतने देशों के बारे में घूम नहीं पाता, सोच नहीं पाता, घूमना तो दूर की बात है। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि जो फ्रीडम वाली लाइफ है, जो एकदम निश्चिंतता वाला जीवन है कि फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं है, बच्चों का कोई टेंशन नहीं है कि कैसे आगे क्या होगा, ये लाइफ तो बिल्कुल ही नहीं जी पाता। तो जो जो सचमुच का आजादी वाला जीवन कहते हैं, टाइम फ्रीडम कहते हैं, या फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, वो जो लाइफ मैं आज जी रहा हूँ, वो शायद मैं किसी जॉब या किसी दूसरे प्रोफेशन में बिल्कुल ही नहीं जी पाता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी केयर ने न सिर्फ मेरा थॉट प्रोसेस बदल दिया, बल्कि मेरा जीवन बदल दिया। न सिर्फ मेरा जीवन बदल दिया, बल्कि मेरे आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन बदल दिया। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, और अगर आप इसको दिल से करें और इसको समझ पाएं, तो ये वास्तव में आपके साथ साथ आपकी पीढ़ियों को भी बदल देगा। सही बात है सर, सही बात है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो इतनी सारी चीजें सोच सके और इतने विश्वास से ये सारी चीजें कर पाए। तो सर लास्ट क्वेश्चन मैं ये लेना चाहूंगा कि जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं और वो कंफ्यूज हैं कि इस मोदी के बिजनेस को करें या ना करें, तो ऐसे लोगों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसे लोगों को सिर्फ एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि किसी दूसरे की बात मत सुनिए। हमारे यहाँ दिक्कत यह है ना कि जब भी किसी को अपॉर्चुनिटी दो, तो वो लोगों से इसके बारे में जानने या सलाह लेने पहुंच जाता है, या वो खुद इसके बारे में सोचने के बजाय वो पहले ये सोचने लगता है कि पहले मैं 2-4 लोगों से बात कर लूं कि लोग तैयार होंगे कि नहीं। आप जानते हैं दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, और हर तरह के नहीं, बल्कि यूं कहें कि दुनिया में ज्यादातर निगेटिव लोग ही होते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस बिजनेस नहीं, आप किसी बिजनेस के बारे में भी पूछने जाइए, तो 10 में से 8 लोग आपको निगेटिव जवाब ही देंगे। तो आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। अगर बड़े बड़े दुनिया के एक्सपर्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े मोटिवेटर, मैं 3-4 चीजें कहूंगा जो कि इस समाज को, हमारे समाज को नेटवर्क मार्केटिंग ने दिया है। सबसे पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं अगर आज के 20-25 साल पहले की बात करूं, तो मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल बुक्स जैसा कुछ नहीं होता था। ये नेटवर्क मार्केटिंग ने इस समाज को दिया है कि लोगों ने मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना शुरू किया, मोटिवेशनल स्पीच लेना शुरू किया, और अपने जीवन में बदलाव ले आया। वर्ल्ड टूर इस बिजनेस ने पहले देना शुरू किया, अब जाके बाकी प्रोफेशन में भी वर्ल्ड टूर मिलता है। दूसरों के भला करने के बारे में, नेटवर्क बनाने के बारे में सबसे पहले इस बिजनेस से बनाना शुरू किया, बाद में इस नेटवर्क के फंडा को अन्य प्रोफेशन में भी यूज किया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की देन है, जो इस समाज को दी गई हैं। आज भले कोई इस चीज को माने या ना माने, स्वीकार करे या ना स्वीकार। तो और मैं एक लाइन में ये भी कहना चाहूंगा कि सो सिंपल, अगर आपका 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं हो रहा है और आपको केवल अपनी दुकान बदलनी है कि भाई हम जहां से प्रोडक्ट लेते हैं वहां से नहीं लेंगे, सिर्फ यहां से लेंगे, और इसके बदले में हमें इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं यार। मैं तो कह रहा हूँ कि सिंपल सा प्रोडक्ट यूज करिए, और अगर अच्छा लगे तो लोगों को बताइए। धीरे धीरे बताते रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए, साल 2 साल 4 साल 5 साल में भी अगर आपके पास 100-200-500 लोगों की टीम बन जाती है, एक एक्स्ट्रा अर्निंग खड़ी हो जाती है, क्या हो रही है। तो इस बिजनेस को जितना सिंपल लेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे, जितना क्रिटिकल बनाएंगे, जितना टेक्निकल बनाएंगे, जितना भारी भरकम, लोग बड़ी बड़ी बातें सुन लेते हैं, लाखों की इनकम ये वो, और फिर मान लेते हैं कि यार हमसे तो हो नहीं पाए। जब मेरे जैसा सिंपल आदमी, गांव का आदमी, देहात का आदमी, और बिना किसी संसाधन के जीने वाला आदमी धीरे धीरे करके एक दिन इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है, तो मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी, आज के लोग जिनके पास इतने संसाधन है, इतने लोग हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी है, चाहे तो उन चीजों को जिनको मैंने इतने सालों में अचीव किया, उनको 4 साल 5 साल में अचीव कर। तो बहुत सरल बिजनेस है, बहुत सिंपल बिजनेस है, हम सभी को ट्राई करना चाहिए, और अगर हम ट्राई करते हैं और धीरे धीरे करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और अपनी सक्सेस स्टोरी को बताने के लिए। मैं समझता हूँ कि आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी, बहुत सारे लोगों के लिए
मोटिवेशन का काम करेगी कि वो भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं, एक सिंपल मिडिल क्लास से वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग यही क्लोज करेंगे, और जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं उनसे यही अनुरोध है कि अगर आपके पास ये मोदी केयर अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको पहले कहते हैं ना, हाथ बढ़ा के इसको थामिए और आगे बढ़िए इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिल्कुल। आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, दिल से थैंक यू। आपका ग्रेटिट्यूड है इस बहुत बहुत सेशन धन्यवाद। करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और सभी लोगों को, जिन लोग भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग आएं और इस बिजनेस में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। हम फिर मिलेंगे, फिर और बातें होंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।